नमस्ते एंड सत श्री अकाल। माय नेम इज़ सौम्या कुमार और ये है मेरे पापा कुमार वशिष्ठ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज सौम्या ने सोचा कि इंटरव्यू सौम्या लेगी मेरा, तो इसने कुछ सवाल आज इकट्ठे रखे हैं। तो वैसे भी यूट्यूब पे कुछ दोस्तों ने मेरे पूछा था कि लिरिक राइटिंग पे एक आप वीडियो बनाइए, तो उस वीडियो के लिए सौम्या ने कुछ सवाल तैयार किए हैं। और मैं भी मुझे लगा कोई IAS का एग्ज़ाम दे रहा हूँ या MBA कर रहा हूँ, ऐसे इसने सवाल पेश करने हैं आज मेरे आगे। तो लेट्स सी, सौम्या शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिरिक्स राइटिंग? आपके दिमाग में लिरिक्स राइटिंग को लेकर क्या सोच है, क्या ख्याल है? जो राइटिंग है वो हमेशा दूसरे के इमोशन रहे हैं। जो पोइट्री होती है आप अपने भाव लिखते हो मन के, बट गीतकारी में, लिरिक राइटिंग में दूसरों के जज्बात होते हैं, दूसरों की बरसात होती है, दूसरों के इमोशंस होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं समाज के, वो हम गाने में कैप्चर करते हैं। जब एक धुन और लिरिक्स मिलता है, धुन और लफ्ज़ मिलते हैं, उनका जो संगम होता है उसको गीतकारी बोला जाता है। जब जब गीतकार और संगीतकार मिलते हैं तो गीत पैदा होते हैं। वाओ, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। मैं इनकी बेटी हूँ, फिर भी इतना ब्रीफली आज तक मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था लिरिक्स राइटिंग के बारे में जो इस इंफॉर्मेशन से मिल रहा है। Okay, question number 2. What do you need for achieving good results in lyrics writing as in career? मतलब कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में बोलो। पापा की इंग्लिश टूटी हुई है, मैंने कितनी बारी क्या थोड़ा तरस खाओ। तो इसका मतलब ये है कि जो लिरिक्स राइटिंग को के एक करियर के लिए क्या क्या अचीवमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, क्या रास्ते अपनाने पड़ते हैं लिरिक्स राइटिंग को? देखो, पहले तो ये शौक होता है हमारे अंदर कि हमारे अंदर एक कुदरत की देन आती है कि हम लिख पाते हैं। हमें जब एहसास होता है तब हमें पता लगता है यार ये शौक को हम पैशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मेरे अंदर ये पैशन आया था, शौक पैदा हुआ, तो मैं सीधा बॉम्बे ही अप्रोच किया और बॉम्बे पहुंचा काम करने के लिए। हाँ, शुरू में तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम आएगी ना, मतलब हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम अंधेरे में जा रहे हैं और जाते हैं हमें चिराग मिल जाए, रोशनी मिल जाए, जिन मिल जाए और हो जाए। तो आप जितना लगन के साथ, पेशेंस के साथ उस दिशा में चलते हैं, बढ़ते जाते हैं। आप देखिए ना, पहले पत्थर को घिस के आग बनाई, कितना घिसा होगा पत्थर को, फिर चिंगारी निकली होगी, है ना। रात बनने में, चांद बनाने में कितना वक्त लगा होगा बुजुर्ग को। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग पे कनेक्टेड होता है। आपको एक दिशा में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलर उसको अभ्यास करना पड़ता है उस दिशा में, फिर कहीं जाके चिंगारी से मिलती है, चिंगारी फिर आगे रोशनी में कन्वर्ट होती है, रोशनी फिर सूरज में कन्वर्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे वो एक प्रोसेस होता है इसका भी। आपको हाँ, फोकस बहुत ज़रूरी है, सब्र की पूंजी है, सब्र ही आपके काम आता है। हम जितना भी भागें, सफ़र कभी तय नहीं होता। कभी कभी सब्र इतना हो, खड़े खड़े भी आपको मंजिल मिल सकती है, बट उसके लिए वो लगन होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, सर पे जुनून सवार होना चाहिए। वाओ, फिलोसफिकल थॉट्स, मतलब कोई इनसे सीखे सच में। मेरे को नहीं आते, मैं भी मारी आ रहे हैं, मैं लोगों को पता होना चाहिए, बट ट्रूली सब्र बहुत बड़ी पूंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉन्ग? आपको सॉन्ग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मतलब कि फेस क्या लगता है सॉन्ग का? देखिए, पहले हम जो गीत सुनते थे पुराने, वो 2 लाइन का मुखड़ा, 4 लाइन का मुखड़ा होता था। अब जैसे वक्त बदला, 50 ओवर का मैच था, फिर टेस्ट मैच होते हैं, 50 ओवर, T20 भी होता है। ऐसे गीतों में भी एक बदलाव आया। वो बदलाव डिजिटल बदलाव आया बहुत ज़रा, कि कॉलर ट्यून बनने लग गए हैं। तो कॉलर ट्यून बनने लग गए हैं, तो हमारे एरा में जब हम काम करते तो हमें हुक लाइन वाला राइटर बोला गया, ताकि पहले हुक लाइन क्रैक होती है। पहले पूछते थे मुखड़ा क्या, बड़ा पूछा था हुक लाइन क्या। तो हुक लाइन मिलते ही एक आराम सा मिल जाता है कि गाना उसके भूल लेना हमने। बट ये है कि मुखड़ा अगर अच्छा बनाया आपने, तो आंतरे भी आपको निभाने पड़ते हैं, क्योंकि मुखड़े की लात बाएँ होती हैं आंतरे। तो आप उसको, मतलब कोई उंगली टूटी उसकी या बाजू टूटा, ऐसा करके गाना नहीं बना सकते। वो जब आप दुनिया सुनती है, दुनिया पूरे गाने से कनेक्ट होती है, वो उनको अच्छा लगता है तो आगे सुनना चाहती है। गाने के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कि आज के डेट में गाने में राइमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, बड़ा फोनेटिकली राइमिंग होना बड़ा ज़रूरी है। उसके फोनेटिक्स का, उसका साउंड क्या निकलेगा। अब जैसे तेरे बिन मेरे दिन, नामुमकिन, मुमकिन, लेकिन, छिन, भिन। अब ये फोनेटिक्स हैं। तेरे बिन पे कितने गाने आए होंगे, मैंने भी बहुत लिखे, लोगों ने भी बहुत लिखे होंगे, बट वो कैसे, उसका थॉट पे बहुत डिपेंड करता है। गाने में थॉट होना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ों का साइज वही रहने वाला है,
होगी तो बात बड़ी होगी। बचपन से हम वही लिखते पढ़ते आते हैं, शब्द वही होते हैं, बट हम एक विजनरी आदमी आके शब्दों को लेकर जोड़ता है, अपनी सोच डालता है और गाना बना देता है। गाने में एक बात और अच्छी मैं सोचता हूँ कि गाने की धुन का बेहतर होना, बहुत अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। तभी तो पहले धुनें बनती हैं, उसके ऊपर गीत लिखे जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमने गीत पहले लिखा उस पर कंपोज हुआ। मेरा ख्याल मेरा एक ही गीत ज़िंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, वो पहले लिखा था विशाल शेखर सर ने, उसको कंपोज किया था। उसके बाद आई थिंक जितने भी मैंने गाने किए हैं लाइफ में वो सब कॉम्पोजिशन पे गीत आधारित हैं। पहले धुन बनती हैं, चाहे वो बेबी डॉल क्यों ना, चाहे घुंघरू गाना क्यों ना, या मेरे बिना क्यों ना हो जाए, या फिर तुम मिले के गीत, या गोलमाल, जितने भी गाने मैंने किए लाइफ में पहले धुन बनती है। अब धुन पे परफेक्शन होनी चाहिए कि जो मैं सोचता हूँ कि जब गीत पेपर पे लिखा जाए तो ऐसा लगे कि पहले लिखा था फिर कंपोज हुआ। जब आप धुन पे लिखते हो उसको पेपर पे उतारोगे तो आपको लगना चाहिए कि गाना पहले लिखा था। इतनी सफाई से लिखना पड़ता है गाना। तो ये कुदरत का देन तो होती है, लेकिन थोड़ी टेक्निक भी जोड़नी पड़ती है आजकल। जब हम धुन पे लिखते हैं बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं, लेकिन धुन की वजह से हम कम लिखना पड़ता है। लेकिन कम में ही तो लिख के तो उस्तादी होती है, ज़्यादा लिखने में तो सब माहिर होते हैं। 2 लाइन में ही बात कर देनी वही सबसे बड़ी बात होती है। वही ना, जब ऐसा मेन पार्ट आता है तो राइमिंग की वजह से हम भी अट्रैक्ट होते हैं गाने पे, एंड देन हमारे दिमाग में वो गाना बार बार चलता है। दैट इज़ द मेन थिंग द लिरिक्स राइटर वांट्स टू डू इन आवर। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव बिकम वेरी पॉपुलर थ्रू योर पार्टी सॉन्ग्स। तो आप कुछ टिप्स बताइए पार्टी सॉन्ग्स के बारे में, कैसे लिखते हैं, क्या पॉइंट्स, या आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी इसलिए वही क्वेश्चन के लिए दुनिया में से करती है। खैर ये भी पार्ट ऑफ माई लाइफ है कि मैं जब पंजाब से बॉम्बे गया था तो मैं पार्टी सॉन्ग लिखने नहीं गया था, मैं गाना लिखने गया था। वो किसी भी रूप में हो सकता था, वो सैड भी होता है, रोमांटिक भी होता है। तो पार्टी सॉन्ग मेरी लाइफ में आ गए। मैं कोई क्लब में कहीं घूमा नहीं हूँ, है ना। मेरी लाइफ ऐसे नहीं रही है, मेरी दूर देशों जलंधर जैसी लाइफ है, मेरा पिंड मेरे खेत जैसा दिमाग है मेरा। तो ये पार्टी सॉन्ग शायद ईश्वर चाहते होंगे मैं ऐसा लिखूँ पार्टी सॉन्ग। पार्टी सॉन्ग में एक खास बात होती है सर कि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है आपको, 1-to-1 रिलेशन पे। उसमें आप पोइट्री ज़्यादा नहीं बोल सकते आज की डेट में, खास करके लाइक अगर घुंघरू गाना है, या सुबह होने ना दे है, बहुत सारी नाइट बेशर्मी की नाइट, या सूरज डूबा है, यहाँ पे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सूरज डूबा हम ज़िंदगी से बात कर रहे हैं, फिलॉसफी है। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उस गीत को, और मुझे अच्छा लगा कि ऐसे एस्पेक्ट पे भी लोग पसंद करते हैं गाना। और बाकी मैंने आपको बताया पार्टी सॉन्ग में 1-to-1 बात करनी पड़ती है, तू मैं के बीच में ही बात होती है, उससे ज़्यादा बात नहीं होती। पोइट्री करो तो रिजेक्ट हो जाता है गाना। तो पार्टी यार आगे मेरी लाइफ में मैंने लिख दिए गाने, ठीक है, और आगे भी मैं लिखता रहूँगा क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है लिखना। कि लोगों को नचाना हंसाना भी एक काम होता है, रुलाना भी एक काम होता है, नचाना भी एक काम होता है। तो मैं अपना काम बाखूबी से करना चाहता हूँ कि लोग मेरे गाने पे जब नाचें, मेरे पूरे लिरिक्स भी गाते हैं लोग गाएँ। मैं एक बार गया था क्लब में, मुझे मेरे दोस्त ने डीजे चेजर्स ले गए थे, तो मैं दिखाता हूँ पारी आपको। तो मैं देख रहा था उन्होंने काफ़ी गाने बजाए मेरे, लोग पूरा गाना गाते हैं अगर वो उनको याद है पूरा गाना। क्योंकि मेरी लिपि जो बड़ी सिंपल है, उस्ताद बनने की कोशिश नहीं है, जो लोगों की दिल की बात है वही गाने में डालता हूँ, और दिल तक पहुँचती है, लोग पसंद करते हैं। I just want to say a main thing that I'm really proud of him, what he is today, and I'm really looking forward to him. बेटे हिंदी मेरी इंग्लिश हिंदी मैं तो तुम बेसिकली I was telling कि मतलब कि मुझे बहुत गर्व है इन पे, एंड ये मेरा रोल मॉडल है। मैं इनको देख के मतलब सीखती हूँ मेरे को लाइफ में करना क्या है और कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, दिस इज़ अ वेरी स्पाइसी क्वेश्चन। सो आपको जैसे सही लगता है वैसे आंसर कर सकते हैं। डू यू थिंक लिरिक्स राइटर गेट इनफ क्रेडिट फॉर देयर वर्क? अभी भी हमने मिलके गाना निकाला था। मुझे लगता है जब चोट लगती है तो शोर ज़्यादा मचाना चाहिए। जब आपका गाना नाम नहीं आ रहा वहाँ पे शोर मचाओ थोड़ा सा, ताकि इंस्टेंट उसका इफेक्ट होता है, नेक्स्ट टाइम वो बंदा गलती नहीं करता। अब क्रेडिट की बात है कि मैं ये मुझे भगवान ने इस जगह पे पहुंचाया कि मेरे को शायद ईश्वर दे रहे हैं, शायद मेरी इतनी औकात नहीं थी, या मैं जहाँ पहुँचा हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं उतना ज़्यादा उस चीज़ को सोचता नहीं हूँ। हाँ, जब ओवरऑल देखूँ तो कहीं ना लगता है कि म्यूज़िक कंपनीज़ को या और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को, जो भी लोग हैं, आई थिंक वो राइटर को अगर आगे रखेंगे तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा लाइफ में, वो आगे ही बढ़ेगा लाइफ में। तो राइटर बेचारा एक
पहले तारीफ़ के लिए तरसता रहता है, फिर क्रेडिट के लिए तरसता रहता है कि कोई मेरा नाम ले, कौन नाम डाले। बट आज की डेट में नाम आ रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, गाना लिखना मुश्किल हो जाएगा, बाकी प्लेटफॉर्म ईजी हो जाएंगे, क्योंकि गाने बहुत आने वाले सप्लाई में। तो जब 1000 गाना बनता है तो दिक्कत होती है कि 2 गाने कौन से, 4 गाने कौन से हिट होने वाले हैं, ये किसको पता नहीं होता। जब 4 बनने होते हैं गाने, 4 आते हैं महीने में, तो आपको पता है 2 या 3 आपके अच्छे गाने हैं, 1000 में आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। तो क्रेडिट मिलता है, अब मिल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, पहले था यूट्यूब जब नया नया आया था, शायद राइटरों के नाम भी नहीं डाले जाते थे। मेरे भी कई गानों पे मेरे नाम नहीं है, तो मैंने कंपनीज को बोलकर डलवा लिया नाम। तो आप बाकी कहीं ना कहीं से लैकनेस है थोड़ी सी, तभी ओवरऑल जो राइटर फील करते हैं। हर एरा में ये क्वेश्चन बिल्कुल लगता है 20 साल पहले भी ये सवाल उठा होगा किसी राइटर के आगे, और 20 साल बाद ना उठे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार जैसे स्पॉटिफाई है ना, ये कुछ चीज़ जहाँ पे हमारे नाम नहीं आते, चढ़ते नहीं गानों पे, वहाँ पे सिंगर का नाम ही होता है मोस्टली। ये भी वजह है कि बाहर जो सिंगर है हिमसेल्फ राइटर है, और वही गाना लिखता है, वही कंपोज करता है, इसलिए राइटर एक वहाँ पे अलग से डेजिग्नेशन नहीं है, पोस्ट नहीं है। और इंडिया में राइटिंग एक पोस्ट है, कंपोज़र, सिंगर, लिरिसिस्ट। तो क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक आता है, अगर मेरा कोई क्रिएटिव मिस होता है तो मैं बोलता हूँ सर आप करते, तो कर दिया जाता है। आई थिंक एवरीबडी पर्सनली भी आपको एफर्ट करना चाहिए, ग्लोबली या हम मिल के तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आपका मतलब कि हार्ड सॉन्ग जिसमें आपको क्रैक करने के लिए बहुत टाइम होगा? ये गाने 1-2 गाने मिले ऐसे होते हैं, बट वो नैना लगियाँ तुझे भुला दिया गाना जो था, वो गाना 16-17 दिन लग गए थे मुझे लिखने में, क्योंकि वो क्रैक होता था। आज होता था तो सिद्धार्थनंद सर आते थे, बाउंस कर देते थे, क्योंकि उनको वो चाहिए था। वो भी चांद सितारों में झूलना नहीं चाहते हैं, और सीधा सीधी बात चाहिए उनको भी, तो उनसे कनेक्ट होने में थोड़ा वक्त लगा। और मुझे याद है मैं बीमार पड़ गया था, मेरे सर दर्द का सफ़र रहना सीन से स्टार्ट हुआ था, और कॉम्पी फिल्म खाना शुरू कर दिया था मैंने ऊपर। और मैं जाता था स्टूडियो, मेरे पॉकेट में सेराडोन और कॉम्पी फिल्म रहती थी कि मेरा दर्द हुआ तो मैं खा लूँगा। और एवरीडे आई थिंक मैं 2 गोलियाँ खाना शुरू कर दिया, सुबह खाता था, शाम खाता था। और जैसे एक एक शब्द पे भी एक दिन लग जाता था कभी कभी। मैं बीमार भी पड़ गया उस दौरान। तो बट गाने के रिजल्ट एंड ऑफ द डे मैं उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकालूंगा, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास 16 दिन की पेशेंस है काम करने की। मतलब 16 दिन तक मैं गाना लिख सकता हूँ, 17वें दिन सोचूंगा क्या होगा। बट ईश्वर की कृपा से काम जल्दी हो जाते हैं, लोगों का बिलीफ है, कंपोजर्स बिलीव करते हैं, तो उनके बिलीफ से मैं अच्छा लिख लेता हूँ, थोड़ा टाइम पे लिख लेता हूँ। बट उस गाने में फिर जब मैं वॉर फिल्म कर रहा था, तो वॉर में गया जब लिखने गाना, तो विशाल सर मुझे बुलाया, तो सिद्धार्थ सर बोले कि यार दवा लाए हो? मैं कहा सर इस बार दुआ लेकर आया हूँ। तो विशाल आज पड़ा, तो अच्छी बात थी, वो शायद ईश्वर की बात होगी कि वॉर के गाने लिखने को मिले, और पूरे गाने उस फिल्म के लिए। सच में वो गाने भी बहुत हाई पोस्ट पे गए थे। आई वाज रियली, अब जैसे गुरु गाना है, उसको भी आप देखेंगे तो नेगेटिव वे पे मैंने पॉजिटिव गाना लिखा है। तो अगर उसको ऐसे फॉर्मेट पे गाना लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लूप में ढोलक तबले में सब अच्छा लगता है, जब ढोलक बजती है ना तो मीठा मीठा लगता है, तो हल्के हल्के शब्द भी अच्छे लगते हैं, सनम, दिलबर या तेरे बिन, सब अच्छा लगता है। बट जब लूप में गाना आ जाता है, जब लूप के अंदर आया था, वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नए वर्ड की तलाश होती है, ढोलक तबले में भी होती है, लेकिन वहाँ पे चल जाता है। बट लूप और ग्रूव में, ईडीएम म्यूजिक में आपको एक नए शब्द से ईजाद करना पड़ता है गाना, और उसके थॉट बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी जनरेशन का गाना होता है। वो लगता है एजुकेटेड हम गाना बना रहे हैं, वो इंडिया का गाना है, ढोलक तबला इंडिया का गाना। जब हम लूप में थे तो वेस्टर्न भी ऐड होता है, उसमें ढोलक भी आ जाएगी, फिर मिक्स होके बहुत अच्छा गीत बन जाता है। बट सिलेक्शन ऑफ वर्ड एंड थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ईडीएम म्यूजिक। कैसी लगी मेरी इंग्लिश? जी वही मैंने मतलब कि जिन लोगों से मिली हूँ जो पापा के क्लोज हैं, सभी मेरे को ये कहते हैं वेरी लकी, वेरी लकी। एंड कभी कभी तो मेरे को ऐसे प्राउड होता था, मेरे पापा इतने बड़े लिरिसिस्ट। बट मैं लकी हूँ, जब से सोमो यू केम इन माय लाइफ, तो तब से तो टेंशन ही कोई नहीं है, मतलब भाग रही है लाइफ, दौड़ रही है लाइफ। दिस इज ऑल रॉन्ग है, उनकी मेहनत से ही बने लिरिक्स राइटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर यू इंस्पायर्ड ऑफ व्हेन यू स्टार्टेड दिस करियर? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस करियर? पता नहीं,
ईश्वर ने बीज डाल दिया राइटिंग का मुझे। मेरे फादर बड़ी इंस्पिरेशन रहे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया लाइफ में। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं मैं बहुत बड़ा लिरिसिस्ट बनूँ, बहुत बड़ा आदमी बनूँ। कि एवरेज फैमिली से निकल के जाने के बावजूद भी मुझे ये कभी नहीं फील हुआ कि यार मैं गरीब था कभी, अपने फादर की वजह से। और मेरे फादर ने हमेशा बोलते जय माता दी करता था, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। कहते थे कि पहली पौड़ी को नहीं भूलना, क्योंकि घूम के इसी पौड़ी पे आना। तो हर मुझे इंस्पायर करते थे। तो शुरू में कॉलेज में मैंने एक पोइट्री लिखी थी, तो हमने प्रोफेसर साहब को सुनाई थी, अनुराग शर्मा जी को। तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे जाना चाहिए। उनके मुंह से वो बात निकली, मैं बॉम्बे पहुंच गया शायद कर करके। और जब गाने हिट होने शुरू हुए तो मैंने कहा ये तो कैसे हो सकता है, इतनी गाने इतने बड़े बड़े हिट हो रहे हैं। तो रियलाइज़ की सर ने मुझे बोला था। तो मैं कॉलेज में वापस गया, सर को मैंने बोला सर यहाँ पे खड़े हो गए, आपने मुझे बोला था बॉम्बे होगा। तो वो खुश हुए कि एटलीस्ट रियलाइजेशन तो है अंदर बंदे की। तो शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन वो ईश्वर ने सुन लिया होगा, मैंने भी नहीं सुना। ईश्वर ने सुन के फिल्टर करके मुझे दे दी बात, मैंने पापा को दे दी कि हाँ होती है। और मैं राकेश कुमार से कुमार हो गया डबल एक के साथ। इंस्पिरेशन बेटे वो आप जैसे वक्त के साथ बढ़ते हो, ये समाज, ये आईने समाज के आपकी इंस्पिरेशन बनते जाते हैं। कि दुनिया के जितने मुखड़े हैं आपके गीत के मुखड़े बनते जाते हैं। आप दूसरों से जब अटैच होते हो और फिर टूटते हो, वहाँ से एक दर्द आता है, फिर उनके ख्वाब, उनके आंसू, उनके जज्बात देखने को मिलते हैं। इंस्पिरेशन इतनी छोटी है। जैसे चिट्टियाँ गलाइयाँ हैं या नागिन डांस गाना है, तो वो मतलब सोसाइटी में ऐसे नाच रहा होगा कोई, तो मेरे इंप्रेशन मांगते हैं। या नच्चा फराटे मार के पंजाब में आया था मैं एक फंक्शन में, तो इतना बड़ा पंखा लगा हुआ था। मैं कहा कितना बड़ा पंखा, कहते भाजी इन्हू फराटा कहते हैं। तो दैन लाइन के मैं नच्चा फराटे मार के अजय तेरे नाल फंक्शन थे। तो दैन आई मेड द सॉन्ग। सो एक्सप्रेशन ही हमारे गीत की जान होते हैं। कोई गलती होगी नहीं, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट वांटेड टू डिस्क्लेमर दिस। ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो अपने चाय के कप, कॉफ़ी के कप, ग्रीन टी, जूस वगैरह जो भी है, पानी भी है, लेकर बैठो। बिकॉज़ यहाँ पे हम बिल्कुल कैजुअली बात करने वाले हैं और आप भी हमारे साथ हंस सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आपके और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम एक पार्ट 2 भी कर देंगे इसका, अगर क्वेश्चंस होंगे जो सेम नहीं होंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू सजेस्ट योर फॉलोअर्स टू चूज लिरिक्स राइटिंग एज अ करियर? अपने फॉलोअर्स को मतलब कि क्या बताना चाहते हैं लिरिक्स राइटिंग अगर उनके करियर के तौर पर चाहिए? करियर ये पहले शौक होता है। ये आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा हम राइटिंग कर सकते हैं। वो रियलाइजेशन पहले आपको होगी कि इसके राइटिंग कोई नहीं सिखा सकता आपको। ये वक्त के साथ साथ आपको लफ्ज़ जोड़ने आ जाते हैं, है ना, तोड़ने मरोड़ने भी आ जाते हैं। लेकिन जो सोच है, थॉट है, वो वक्त के साथ आपके अंदर आती है। आप जितना जीते हो शहर को, जिस शहर, अब देखिए बॉम्बे में बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में, तो अब मैं पंजाब में बैठ के बॉम्बे की बातें करते रहूँगा, है ना। जिसके अंदर जुनून होगा वो सवाल ही नहीं करेगा मुझे करियर बनाना, वो ऑलरेडी कूद चुका होगा मैदान में। ये किसके कहने पे नहीं होता, ये सर का जुनून होता है। जब वो सर पे जुनून सवार होता है तो फिर वो कुमार होता है। सो हम इतना कुछ तो सुन रहे हैं, बट आई वुड लव टू टेस्ट यू। क्या टेस्ट? एग्जाम मेरा? नहीं, इतना बड़ा टेस्ट भी नहीं है। सो आई विल गिव यू अ ट्यून एंड यू हैव टू राइट लिरिक्स ऑन इट। लाइव ही चल रहा है। लाइव आई राइट अ सिंपल वर्ड व्हेन वी स्टार्ट। हम कच्चा पक्का वर्ड बनाते हैं पहले, फिर 2 बार सोचते हैं उसका अच्छा है, उसके ऊपर ऑप्शन ट्राई करते हैं, फिर कहीं जाके 5-10 मिनट में कुछ गेम मिल जाती है, एक वो मिलती है, फिर हम उसको आगे ट्राई करते हैं। So I've already thought my tune before this video and I'm assuring कि उनको ट्यून नहीं पता है, मैंने उनको इतना सा भी नहीं पता है। Okay, that's कुछ भी तो ठीक है, आगे देख लो। मैं तेरे बिन कुछ भी तो
सच भी तो नहीं, झूठ नहीं सच भी तो। आगे मैं करी करते सच भी तो नहीं, तू ही तो है मेरा सब कुछ, तेरे बिना नहीं अब कुछ। ओह माय गॉड। सो उसने एक ट्यून टाइप टुकड़ा बनाया, तो मैंने उसको टुकड़ा बनाया। मीटर में लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीटर में लिखूँ तो कंपोज़र खुश रहेगा, फिर बहुत अच्छा लोगे और खुश रहेगा। तो बाकी आपकी जिम्मेवारी कि आप कितना अच्छा लिखते हो। आपकी पुटिंग फिटिंग नहीं लगनी चाहिए गाने में। गाने में एक थॉट मजबूत, क्योंकि थॉट के ही नोट हैं, वो होगा तो ही कुछ होगा। लफ्ज़ जोड़ने से बात नहीं होगी, लफ्ज़ जोड़ते जोड़ते एक सोच बनती है, उसको गीत कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ गीत एकदम परफेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which genre of songs would you suggest a beginner to write? एक बिगिनर लिरिक्स राइटर को आप कौन सा जेनर मतलब सजेस्ट करें? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी उसमें, जब शुरू में हम गीत लिखते हैं ना, तो हम सैड ही अप्रोच होती है हमारी। क्यों होती है मुझे नहीं मालूम। तो कहते हैं ना, पोइट्री गम की गोद से पैदा हुई है, होती होगी मुझे नहीं पता, बट शायद मैं भी ऐसा रहा हूँगा। और मेरे को राइटिंग लगता है पहले लोग ऐसे ही लिखते हैं शुरू में, सैड सॉन्ग। बट जब आपको लगे कि करियर की तरफ लेके जाना है इसको, तो आप अलग अलग मीटर्स पे लिखिए गाना, अलग अलग थॉट्स पे लिखिए गाना। और जब आपको सिचुएशन मिलेगी इंडस्ट्री में लिखने के लिए गाना, कि ऐसा गाना लिखना है, तो आपको वो चीज़ काम आएगी। और आप वेस्टर्न गाने सुनिए, इंग्लिश गाने। मैंने वेस्टर्न गिटार्स पे वो प्रैक्टिस की जब मुझे लिखना नहीं आता था। मुझे भी लिखना नहीं आता धुन पे। मुझे याद है राजू सिंह जी ने मुझे एक धुन दी थी, एक कोरिया की धुन थी, उस पर लिखने के लिए। मैं लिख नहीं पाया था, मैं बीमार पड़ गया था, आई वॉज सिक, मुझे बुखार हो गया था। फिर मेरे एक फ्रेंड हैं मनोहर अय्यर साहब, वो बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं वहाँ पर। मैं पहले उस वक्त पॉप में बहुत बड़े गाने लिखते थे, तो मैं उनके पास गया हेल्प के लिए। सर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। फिर उन्होंने कुछ मुझे हेल्प की थी, ऐसा कर लो वैसा कर लो। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आते ही आपको आप लिख पाओगे, होता है आप नहीं लिख पाते, धीरे धीरे फिर आप उस पर काम करते हो। फिर मैं वेस्टर्न गिटार जो होते हैं, टीवी पे आते थे गाने वेस्टर्न, तो जो डाटा 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 बजता है, मैं तेरे बिना तेरे बिना, तो उसमें स्कैनिंग पकड़ने लगा। एट लफ्स बैठाने के लिए एटलीस्ट मुझे स्कैनिंग सीखनी है, तो स्कैनिंग मैंने वहाँ से सीखी। और बहुत लोग और मिले लाइफ में, सबसे थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर एक टुकड़ा, जैसे विशाल जेकर सर हैं, या राजू सिंह जी हैं, या प्रीतम दा हैं, या मीर ब्रोज हैं। एवरीबडी हैज़ उनका एक अपना स्टाइल ऑफ राइट कॉम्पोजिशन बनाने का स्टाइल है। तो पहली बात तो ये पढ़े लिखे MTV लोग हैं, मैं देसी दूरदर्शन निरंतर, मैं ढाबा, ये MTV या ब्रास्टा या स्टारबक्स। जब ढाबा और स्टारबक्स मिलते कुछ रेवोल्यूशनरी तो होता ही है। मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, मेरे अंदर एक लैपटॉप वाली सोच होती, तो शायद मैं इतने अच्छे गाने क्रैक नहीं कर पाता। शायद देसी होना मेरे लिए एक बड़ी बात थी, पंजाब से होना और बड़ी बात थी। पंजाब मातृभाषा में गाने लिख के मैं हिट हुआ, तो पहले अपनी मातृभाषा को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि अगर पंजाबी नहीं होते, पंजाब से नहीं होते, तो शायद कहीं नहीं होते। सुन के ऐसे फील होता है कि मतलब पूरी कि परवाह। मैं भी विश एक लिरिक्स राइटर बन सकूं। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बिगेस्ट अवार्ड यू हैव वॉन इन योर लाइफ? सबसे बड़ा अवार्ड जो आपको मिला है इसका? जो मैं वो नहीं, बट करियर में मेटलिस्टिक अवार्ड तो मिलते रहते हैं आपको, एक ट्रॉफी जिसको बोलते हैं। और बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जो अवार्ड मिले वो लिसनर चॉइस के मिले, मुझे लिसनर्स का प्यार मिला, मुझे जूरी अवार्ड नहीं मिला आज तक। सो मुझे लगा जनता से कनेक्टेड हूँ मैं। शायद लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरे चेहरे से नहीं जानते होंगे, शायद मेरी पहचान ज़्यादा नहीं होगी, बट मेरे काम की पहचान बड़ी मजबूत है, जो बहुत अच्छी बात है कि काम से काम मिलता बड़ी खुशी होती है। तो जनता ने जो प्यार दिया है, और जो लिसनर चॉइस पे अवार्ड मिलता है, आपके लिसनर लोगों ने वो अवार्ड चुन के मुझे दिया है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और आगे भी लोग प्यार करते रहेंगे, यूँ ही प्यार करते रहिए, क्योंकि मैं लिखता ही हूँ आपके लिए। और सब जितने भी लिरिसिस्ट हैं हमारे इंडस्ट्री में, सब जो आपके एक्सप्रेशन ही लिखते हैं, चाहे इरशाद भाई हैं, या अहमदा भट्टाचार्य, या मनोज हैं, या कौशल मुनीर हैं, या और भी रश्मि विराग हैं, या कुणाल वर्मा हैं, या कोई भी जितने भी लिरिसिस्ट हैं, सब आपके एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कोई अलग जुदा नहीं है। आप मतलब एक तरह से कानों को खुराक चाहिए,
तो वो खुराक पूरी करने के लिए वो मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं सब राइटर। जब से फिल्म के गाने लिखते हैं या सिंगल लिखते हैं, लिख आपके लिए रहे हैं, थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है हमें कि यार हमारा नाम है, लोग हमें जानते हैं, वो उतना होता है, बाकी तो आपके लिए। Yes, जनता का प्यार इज द मेन अवार्ड एनीबॉडी कैन गेट, लाइक एनीबॉडी, लिरिक्स, एक्टर, एवरीथिंग। When you're not able to crack a song, what do you do? जब आप कोई गाना नहीं लिख पाते आप क्या करते हो? ऐसा होता है बहुत बार, जब धुन मिल जाती है हमें, तो जब शुरुआती दौर थी धुन मिलती तो प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमें ज़्यादा काम नहीं होता था, तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना, तो एकदम भारी होता है दिमाग हमारा। तो कभी कभी हुक लाइन लिखनी होती थी, प्रीतम दा के होते तो 15 दिन लग जाते थे बैठे बैठे हमें। होती थी, क्रैक हो जाती थी पहले बार, बट पसंद नहीं आती थी, पता नहीं क्यों, घूम फिर के फिर वही हुक लाइन आ जाती थी। हाँ, ये होता है, अगर मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि अगर मुझे मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, तो वो अगर धुन मेरे दिमाग के अंदर आएगी तो रात को रेंगती है दिमाग को, नींद नहीं आती, तो उसकी वजह से सर दर्द होता था, माइग्रेन होने शुरू हो गया मुझे। तो कभी कभी आपके अंदर जुनून होता है कि क्रैक क्यों नहीं हो रही है, तो लेकिन वक्त पे ही क्रैक होती है, कुछ ना कुछ सुरा मिल ही जाता है आपको थोड़ा, अगर उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, देन उस पर अप्रोच करेंगे तो मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपका काम ही वही है और आप समंदर के बीचों बीच हो, आपको तो ऑप्शन कोई नहीं है तैरने के अलावा, तो कोई ना कोई तिनका ज़रूर मिलेगा आपको तैरने के लिए, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एक्सपीरियंस डू यू नीड टू राइट सॉन्ग्स ऑफ ऑल जनर, सारे जनर, मतलब कि रोमांस, पॉप और सैड गाने, सब जनर लिखने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? फिर मतलब वक्त के साथ ही होता है ना, मुझे भी अलग अलग तरह के गाने लिखने को मिले, मुझे अलग अलग तरह के लोग मिले, कंपोजर मिले, सिचुएशन मिली। ये वो होता है जब जैसे आप काम करोगे तो अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह के अप्रोच करेंगे आपको। बेबी डॉल भी है, चिट्टियाँ गलाइयाँ भी है, सूरज भी है, जो बेचती दुआ भी है, तुझे बुला दिया भी है, रोके ना रुके नैना भी है, दिल को दी कसम भी है, फिर मैं तो नहीं इंसानों में बिकता हूँ, मैं तो दुकानों में भी है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड भी है। तो इस तरह की वैरायटी लिखने का मुझे मौका मिला, इसलिए तो बहुत मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक टैग में फंसा नहीं हूँ मैं। तो मैं एंजॉय करता हूँ हर तरह की राइटिंग लिखनी, मैं चैलेंज लेके काम करना पसंद करता हूँ। कंपोजर जानते हैं मैं उनके सामने बैठ के गाना लिखना पसंद करता हूँ, ताकि मैं रिजेक्शन नहीं होने देता कि मैं घर जाऊँ रिजेक्ट हो जाए गाना, लिख के लाऊँ रिजेक्ट करें, इससे सामने बैठ के 15 बार रिजेक्ट करूँ, मैं 1500 बार लिखूँगा गाना बैठ के। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बाउंस होना अच्छा चीज़ भी जब बाउंस होती तो मैंने बहुत अच्छा गाना लिखा, तो प्रोड्यूसर ने बाउंस कर दिया था गाना, फिर मैं लिख के लाया, मैं कहा सर देखो मैंने बहुत अच्छा गाना लिखा, कहते आप मैंने बताओ ख़राब कहाँ से करना। तो क्या कई बार आपको चोट वहाँ मारते लगती है जहाँ बहुत अच्छा लिखा होता है कि ये निकाल दो, कभी कभी ऐसा भी होता है। पर आपको सबको प्यार मोहब्बत से टैकल करना पड़ता है, सामने की ज़रूरत भी ध्यान में रखनी पड़ती है और अपनी ख्वाहिश का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो ख्वाहिश पे आप टिके हो, आपका एक नाम बना है, आपको जिस वजह से काम मिल रहा है वो एक चिंगारी जो आपके अंदर है, वो थोड़ी सी आपको हर गाने में रखनी पड़ती है। भले दूसरे की बात हम करते हैं, जज्बात लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो सोच है, जो आपकी ख्वाहिश लिखना चाहते हैं गानों में, वो भी डालनी जरूरी है। नमस्कार, सच में आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस, मतलब कि मैं इतना ब्रैड भी नहीं कर रही हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन लिरिक्स राइटिंग के बारे में मुझे आज तक कभी नहीं पता चला। मुझे लगता था मतलब कि पापा थे तो आई डेंट हैव वैल्यू फॉर लाइक लिरिक्स एंड आई वाज लाइक ठीक है धुन अच्छी है, ये अच्छा वो अच्छा, बट आफ्टर दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू लिरिक्स राइटिंग से प्यार हो जाएगा मुझे। ओके, आपको कैसा पता लगता है कि ये लिरिक्स जो है परफेक्ट है मेरे गाने के लिए? वो जब आप शेप अप करते हो, रंदा मारते हो, धुन के ऊपर लिखते हो, तो आप पूरा गाना जब बना लेते हो, फिर आप एक बार और सोचते हो गाने के, अच्छा ये बिक तो नहीं है पार्ट, वो बिक तो नहीं, सारी गेम थॉट की है। अगर अच्छा थॉट आ जाता तो इमीडिएटली पता लगता है गाना अच्छी दिशा में जा रहा है ना। जैसे दिल को मैंने दी कसम न धड़के तेरे बिना, नॉर्मल लाइन है, बट धड़के तो सारी ज़िंदगी तड़पे तेरे बिना, ये अब नॉर्मल लाइन है। तो ऐसी लाइनों की बड़ी ज़रूरत है, एक सिंपल लाइन और एक थोड़ी सी ऐसी लाइन जो दुनिया ने ना सुनी हो, सुनी भी हो तो सोसाइटी में हो, उनको पता हो लेकिन पता ना हो, वो गाने में आप डाल देते हैं लाइन गाते। तू लम्हे ख़राब करें आ गलती बेहिसाब करें, दो पल की जो नींद मिली तो पूरे सारे ख्वाब करें। बट इसमें जो मुझे अच्छी लगती है, क्या करने हैं उम्रों के वादे, जो जो रहते हैं रहने के। अब कभी कभी आप ब्लेम भी लगते हैं आप पे कि आपने घुंघरू वर्ड उठा लिया, ज़ोर से नाची आज,
अब ये हम चुराते नहीं है भाई, ये पब्लिक डोमेन की बात है। जब हम गाना करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें सजेस्ट करते हैं इस पे बन। अब मुझे जब लाइन मिली, चैलेंज कितना होगा हमारे आगे काम करने का कि ऐसी पुरानी लाइन को हम नया कैसे बनाएंगे। अब वो थोड़ा सोचिए राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको लाइन दे दी जाती है कि यार ये मैं ऐसे ज़ोर से नाची आज के घुंघरू उड़ गए, आज रिलेट कैसे करेगी सोसाइटी में। आज पायल नहीं पहनता कोई तो घुंघरू कैसे पहनेगा क्लब में। तो आप सोचो उसको रेट करके लिखना और कनेक्ट करना दुनिया से, ये भी तो चैलेंज हो जाता है। तो ये जो लाइनें पहले भी लोगों ने यूज़ की है, कोई और भी यूज़ कर सकता है। तो आप जब हम रिक्रिएट जब करते हैं गाना तो हम नहीं करते, हमें हम मजदूर लोग हैं, हमें कंपनी हायर करती काम के लिए। ये बेस्ट आदमी, इसको अगर मैं किसके लिए बेस्ट हूँ मुझे चूज़ किया जाता है तो मैं वो काम करता हूँ, बट मैं अपनी सोच जरूर डालता हूँ उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही गाने बनते हैं, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। So guys, I have a very humble request. Please लिरिक्स राइटर को उनका क्रेडिट दीजिए। आप देख ही रहे हैं लाइव राइटर आपके सामने। नहीं, क्रेडिट की बात नहीं करो, मैं बोलो कि जैसे यूट्यूब पे आप लोग गाने देखते हैं सब, आप फ्लाई करते हैं सिंगर्स के साथ सिर्फ, जिसका बहुत बड़ा नाम है। आप यूट्यूब पे राइटर की चर्चा भी कीजिए, क्योंकि लफ्ज़ों के बगैर कुछ नहीं है। लफ्ज़ों के बगैर आप गुनगुनाहट तक रह जाओगे। जैसे ही मुंह खुलता है तो लफ्ज़ों को, चाहे वो बात हो चाहे गीत हो, लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उनके शब्दों के बगैर तो कुछ भी नहीं है। देखो आप दुनिया देखो, दुनिया खोखली हो जाएगी। किताब है, लफ्ज़ है, बातें हैं, लफ्ज़ के बगैर कुछ नहीं है। लफ्ज़ मुंह खोलोगे तो लफ्ज़ की जरूरत पड़ेगी। अब जब यूट्यूब पे जब गाना था, किसी का भी गाना हो, एटलीस्ट राइटर को भी पूरा हो, आप मान सम्मान दो, लिखो नीचे कि आपने अच्छा गाना लिखा है, तो एप्रिसिएशन से उसको और खून दुगना होगा और बढ़िया काम करेगा। So it's an important question next. बहुत लंबी लड़ी है सवालों की। But no, only like 3-4 questions are left. Did your family support your profession? आपकी फैमिली ने मतलब कि क्या रिएक्शन क्या था? ये कॉमन सा क्वेश्चन है जब हम, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है ना, और लोग डरते हैं इस प्रोफेशन में जाने से, क्योंकि इंसिक्योरिटी बहुत है और सर्टेनिटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्या होगा पता नहीं। अंधेरे में तीर तुक्का मारने की बात है, तीर बन गया तो बन गया। तो इसलिए फैमिलीज भी अपनी जगह ठीक रहती हैं। फिर मैंने बोला ना, जुनून के आगे कोई टिकता नहीं है, जुनून को कुछ दिखता नहीं है। जुनून नहीं ले जाता है आपको, आप भाग जाते हो घर से, आप या फिर परमिशन से। मेरी लाइफ में मैं लकी रहा कि मेरे फादर साहब ने मुझे अलाउ किया। बाकी फैमिली में थोड़ा सा मनमुटाव था इस बात को लेके, बट मेरे फादर ने मुझे हाँ बोल दिया और मैं चला गया। क्या है, भूंडी आ गई है पंजाब से कहना, एक भूंडी तो डर दी है। क्वेश्चन पे लौट गया। सो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे। फैमिली की सपोर्ट होनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग समझते हैं। वो तो आपके सेगमेंट पे ही डिपेंड करता है कि आपको शहर छोड़ना है कि नहीं करना। किसके कहने पे तो आप जुनून, मैंने बोला सबसे बड़ी बात है, वो ही सब कुछ है। बाकी घर वाले अपनी जगह ठीक होते हैं, वो बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते कि आप आगे ना बढ़ो, वो चाहते इतना आगे ना बढ़ जाओ कि पीछे ना आ जाओ। What changes have you faced through your experience in music industry? जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में कौन से चेंजेस देखे हैं आपके जर्नी के द्वारा? बहुत चेंजेस आई हैं लाइफ में। बहुत, जब मैं गया था इंडस्ट्री में तो नदीम श्रवण सर, अनु मलिक सर, आनंद मलिक सर, इनके ही गीत बसेस, मेरे को लगता है 100 में से 98 फिल्म तो सुमीत जी लिखते थे और नदीम श्रवण जी म्यूजिक करते थे। तो कभी लगता था काम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, पर उस दौरान में पैदा हुए हम लोग जहाँ पे इंडियन म्यूज़िक बहुत बसता था उसका। तो जब हमारी बारी आई तो लूप आ गए, ग्रूव्स आ गए। तो हम लकी भी रहे कि हमारे एक चैलेंज भी मिला हमें काम करने का, या अलग अलग तरह के गाने करने को मिल गए। तो चेंजेस बहुत आई हैं। वही मैंने बोला, लंबे लंबे 10-10 लाइन का मुखड़ा, मुझे नहीं मालूम जो बेइज्जत हुआ उसका मुखड़ा देखिए, 10 लाइन का मुखड़ा। अब उसको लिखा भी अच्छे तरीके से मैंने, मतलब निभाना भी पड़ता है। ये तो ये चेंजेस आया, लंबे लंबे मुखड़े लिखने को मिले। फिर मैंने बोला कि EDM म्यूज़िक पे लिखने को मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर के लिए। वो चैलेंज जॉब होता है, वो चैलेंजिंग जॉब है सबसे ज़्यादा। और बहुत सारे, जैसे बोला हुक लाइन का दौर आ गया, एक टैग लाइन आ गई गाने में कि एक टैग लाइन मिल जाती है तो गाना ओके हो जाता है कि हाँ ये मिल गया, अब गाना इस पर बना लो, सिक्योर हो जाता है। और पहले हम, अब टेक्निक इतनी आ गई कि आप दूर से भी गाना लिख के दे देते हैं।
पहले बैठते थे हम लोग साथ में गाना बनाते थे जैमिंग। अभी तो कोरोना चला तो और हम टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए ताकि डिस्टेंस पे ही काम हो रहा है। और भी बहुत सी चेंजेस आई हैं लाइफ में, थॉट चेंज होते हैं आपके बिहेवियर में चेंज आता है थोड़ा। आप पहले इस वक्त के साथ मेलो होते जाते हैं, तो थॉट्स और मजबूत होते हैं आपके वक्त के साथ। आपने जो पीछे काम किया आपको हल्का लगता है, अरे ये मैं बेटर कर सकता था, ऐसी भी फीलिंग आती है आपको। बट जो भी पीछे हुआ अभी आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मैंने जो किया उसकी जिम्मेवारी के साथ करता हूँ, आगे भी करता हूँ। एंड आई होप जनता भी प्राउड है। ओके, second last question, or you can say last question because the final question is like just about something. So the question is, have you ever regretted to be a lyricist? ओहो, ये तो मैंने सोचा नहीं ये क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन बनाया कैसे? हैव यू सीन मी रिलेटिंग माई सेल्फ? No, the regression I have आपने कभी देखा मैंने रिलेट किया इसको? नहीं, regret नहीं किया पापा ने। Just the thing is, I've seen Papa working hard and sometimes rarely losing a little confidence in the song कि ये नहीं हो रहा मेरे से, मैं कैसे करूँगा। So I just had like this thought कि पापा normally ऐसे होते नहीं, rarely होते हैं ऐसे कि मतलब कि नहीं लिखा जा रहा, because it's like water flow, कोई भी गाने में लिख लेते हैं। So I just got a question कि ऐसा अगर हम पूछें, so it will be a very nice question for you guys, so you can get to know the thought of a professional lyrics writer कि उन्होंने कभी ये डिसीजन रिग्रेट किया कि नहीं किया। So have you? I don't think so. मैंने रिग्रेट नहीं किया इस बात के लिए कि मैं राइटर, क्योंकि मैं जो बनना चाहता था मैं वो बना। हाँ, इसके पीछे ये भी बोलो सब मेहनत करते हैं, तो मेहनत के साथ मेहरबानी भी होती होगी किसी की। अगर मैं जिस वक्त आया था उस वक्त 500 लिरिसिस्ट आए होंगे, और जब वक्त बीता 20 साल के सिर्फ 4 लोग हिट हुए या 3 लोग या 2, उसमें से एक मैं आदमी। तो मुझे लगता है मेहनत के साथ कोई मेहरबान भी रहता है आपको इस बात में। तकदीरें भी काम करती हैं और आपकी मेहनत भी होती है। अगर तकदीर ही होती तो हाथ से रविंदर तक होते, उंगलियाँ नहीं होती, उंगलियाँ कर्मा के अंदर आती हैं। तो मुझे लगा कि सबका मिक्सचर मिलके फिर भी बोलो मेहरबानी बहुत बड़ी होती है, दुआएँ होती हैं लोगों की, मेहनत तो होती है। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, कई बार आप करते भी नहीं मिलता आपको काम। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। कई को लगता होगा यार मैं तुक्केबाजी में लिखता हूँ, कभी ऐसा भी मिलता है कि तुक्के लिखता है, ऐसा भी लोगों ने बोला होगा। या मेरे को अभी राइटिंग की समझ नहीं है, मैं जो लिख रहा हूँ शायद मेरे गाने लोगों को पसंद है लेकिन क्रिटिक्स को पसंद आते हों, यार ये पार्टी सॉन्ग लिखता रहता है, ये तो पार्टी सॉन्ग लिखता रहता है। ऐसा भी होता है, और ये पार्ट ऑफ जॉब है, क्योंकि शायद उनको ऐसा लग रहा हो, अच्छी बात है, उससे मेरे को सीखने को मिला, अच्छा मुझे और बेटर लिखना है और अच्छा लिखना है। हाँ, मैं रिग्रेट नहीं कभी किया इस बात में, क्योंकि मैं जो बनने आया था मैं बना हूँ लाइफ में, ईश्वर की कृपा से, अपने माँ बाप की दुआओं से, दोस्तों से। और जब से सोमू आई है तब से तो मुझे कोई चिंता नहीं हुई लाइफ में। तो मैंने इसका फ़ोन पे नाम डेस्टिनी फीड कर रखा है, और इसके भी गाने यूट्यूब पे थोड़े थोड़े बना रहा हूँ, जो इसको शौक है गाने का तो गाती रहती है। तो बाकी दोस्तों के लिए जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, या देखो मैं लेक्चर में बिलीव नहीं करता कि मैं स्पीच दूँ मेरे को ओबे करो, तो मैंने कभी इसको फॉलोअर्स में बिलीव नहीं किया। सो रिग्रेशन जो है, हाँ मुझे इतना सा लगता है कि यार अब जब शुरुआती दौर में भागते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको पीछे की फिक्र नहीं रहती है। अब जब घर से चले जाते हो, उड़ान भर लेते हो, शायद कुछ देर के लिए हम ज़मीन भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए हमें ज़मीन पसंद होती है, लेकिन जब जैसे ही आसमान मिल जाता है हल्का सा थोड़ा सा, तो मेरे जैसे लोगों को, या मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगा कि कहीं से ज़मीन छूट रही है, तो मैंने आज ज़मीन को दोबारा कनेक्ट किया, तो मैं सेंटर में आ गया। तो मुझे लगा कि दोनों का बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। मुझे लगता है सबको आसमां जैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आसमां जो है इतना ऊंचा है, बड़ा और चारों तरफ से झुका हुआ, उसका कोई सिरा ही नहीं। तो रिग्रेट मैंने नहीं किया लाइफ में। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई राइटिंग, आई सल्यूट टू माई वर्क। और मैं अपनी मातृभाषा को सल्यूट करता हूँ, पहले पंजाब को और पंजाबी को, जिसकी बदौलत मुझे बहुत कुछ मिला ज़िंदगी में। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पंजाबी नहीं होते, पंजाब से नहीं होते, कहीं के नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदी लिखने वाले बहुत थे। वहाँ पे जब मैं गया तो शायद मैंने खुली पंजाबी में बात की, मादा लाला बिगड़ गया, जहाँ पे भी डोल चिट्टियाँ लगियाँ, और भी बहुत सारे गाने, नैना लगियाँ बारिशां, सूखे सूखे सपने पिछली, बहुत ठेठ था। मेरे जो दिल में एक्सप्रेशन आया मैंने वो लिख दिया। चिट्टियाँ कलाइयाँ आया तो चिट्टियाँ कलाई पे ऑब्जेक्शन हो गया, चिट्टियाँ वर्ड नहीं होता,
तो मैंने भूषण जी को बोला अमित ब्रोज को, भाई इसके बाद शुरू हो जाएगा जो डिक्शनरी है वो आखिरी किताब थोड़ा दुनिया में, एडिंग तो होता रहेगा ना, वक्त के साथ होता होगा। तो इस तरह से मैं अपनी सोच को आगे लेके चलता। तो पछतावा मुझे नहीं हुआ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिल गया है, शायद मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। शायद नहीं मिलता मुझे, नहीं मिलता तो मेरी सोच क्या होती, इस पर मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। मुझे जो मिला है उससे मैं सबको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि यार एक लीड राइटर भी पैसे कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। हाँ मैं बड़ा खुश हूँ कि जॉब से अच्छा प्रोफेशन है मेरा, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं मर्जी का काम करता हूँ, मर्जी से 4 रुपये भी ले लेता हूँ और खुश भी रहता हूँ उसमें, और 4 लोग खुश भी रख लेता हूँ, अपने आसपास का माहौल, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड द फाइनल एंड द मेन क्वेश्चन, इस वीडियो से आप लिसनर्स को क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कन्वे, क्या करना चाहते हैं? आप बताओ कितना अपने एक्सपीरियंस हासिल किया। हम 40 मिनट हम इस वीडियो से ये कन्वे करना चाहते थे कि लिरिक्स राइटिंग के क्या प्रोज होते हैं और क्या कॉन्स होते हैं, ताकि अगर आप लिरिक्स राइटर बनना चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाय द वे इस वीडियो से मैंने भी कुछ सीखा है। लिरिक्स सच में हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वर्ड, शब्द सच में बहुत, इनसे हम एक कॉन्वर्जेशन कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को मतलब कि प्रैक्टिकल रूप में बता पाते हैं। सो आई रियली सल्यूट माई पापा एंड ऑल द लिरिक्स राइटर्स, नॉट ओनली माई फादर, all the lyrics writer who have put in their mind, their effort on a particular song to make us enjoy, just for our enjoyment and our Correct. entertainment, they are putting this ये अच्छी effort. बात है कि ये मेरी बात नहीं, वो सब लिरिसिस्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि जो दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। मैंने काफ़ी नाम लिए, सब हमारे बरादरी के भाई बंधु हैं सारे, सब बहुत मेहनत करते हैं गीत में। गीत आसानी से नहीं बनते हैं, रात रात भर जागना पड़ता है लोगों को, एक सफ़र होता है गीत के साथ, वो तय करना पड़ता है, फिर कहीं जाके गीत बनता है, जिसे आप 2 मिनट में अप्रूव करते हैं और डिसअप्रूव करते हैं। आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, ठीक है, आपको 1 सेकंड लगता है, लेकिन वो गाना चाहे फ्लॉप है, चाहे हिट है, चाहे बुरा, अच्छा, उसको बनाने में वक्त लगता है, उसमें बनाने में मेहनत जाती है, राइटर्स के दिमाग लगते हैं, वो मेहनत करते हैं, सर्च करते हैं। तो आप प्लीज़ जब आप यूट्यूब पे आप अप्रिशिएशन के लिए प्लीज़ एक बार ज़रूर लिखें राइटर का नाम। जब भी आप यूट्यूब पे गाना सुनते हैं उनके नाम लिखें, उनको बहुत खुशी होगी, दिल से सच बोल रहा हूँ। और बाकी मैं ये कन्वे करना चाहता था कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट फॉर एवरीबडी। गीतकार बनना भी एक पोस्ट है। आज हम ये बात कर रहे हैं, जब हम नहीं थे तब भी गीतकार थे, आज हैं तो गीतकार हैं, अब जब हम नहीं होंगे गीतकार अमर है और हमेशा अमर है। तो एक थोड़ा सा गाने मैंने बोला, 1-2 लाइन गा दो मेरे गीत को। अच्छा, गीत की ना ज़मीन पे बनते हैं, ना आसमां पे बनते हैं, ना ज़मीन पे बनते हैं, ना आसमानों में, ना बाज़ार में, ना दुकानों में। गीत जिसे कहते हो तुम बनते हैं दिल के कारखानों में। दिल पे मशीनें लगा रखी हैं आप लोगों के लिए और वहाँ पे गीत बनते हैं। सो एक लाइन आप तो फटाफट 1 मिनट और हमारे पास है। आपने इतना गाना गाना। आप 30 सेकंड से ऊपर मत गाना, हमें कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए 2 लाइन गाओ बस। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी आया है। बस आपको पता। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया अदा सोनू, आपका पहले आपने इतना बेस्ट इंटरव्यू किया मेरी लाइफ का, और आप भी प्यार करते रहेंगे हमें, और मैं अच्छे अच्छे गाने लिखते रहूँगा और सब राइटर लिखेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच, बहुत And please like and subscribe this video and also press the notification bell and click on all notifications so that you can get notified जो मैं नहीं कर पाया लाइफ में इसने कर दिया so that you can get notified when a new video is uploaded. And please stay tuned on. Bye bye.